जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के बारे में। और आज के जो क्लास होने वाला है वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही जरूरी नहीं हो जाता है, बल्कि भारत के हर एक नागरिक के लिए जरूरी है, क्योंकि भारत के हर एक नागरिक को अपना अधिकार जानने का पूरा पूरा उसे हक है। तो आज जो हमें बोलने का, सोचने का, समझने का, स्वतंत्रता का, समानता का, भारत में कहीं भी घूमने का, भारत में कहीं भी जाकर बसने का, वोट देने का, ये सब जो अधिकार हमें मिले हैं, ये सब का आधार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का ही है। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि ये जो मौलिक अधिकार है वो हमें किसी सरकार ने दिए हैं या हमारे संविधान ने दिए हैं। दूसरा सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि ये जो अधिकार है यानी मौलिक अधिकार इतना जरूरी क्यों हो जाता है कि इसे लोकतंत्र का आत्मा माना जाता है। तो इन सब सारे चीज़ों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिर हमारा मौलिक अधिकार क्या कहता है, हमें संविधान कौन कौन से अधिकार दिए हुए हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि मौलिक अधिकार क्या होता है। तो देखिए, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संविधान द्वारा भारत के हर नागरिक को समान रूप से दिया हुआ है, ताकि इसके जरिए से हर एक नागरिक सम्मान के साथ, स्वतंत्रता के साथ और न्याय के साथ अपना जीवन जी सके। यानी हर इंसान को जिंदगी जीने के लिए जो मूल जरूरत है, मूल आज़ादी है, मूल अधिकार है जो दिया गया है, उसी को हम लोग मानेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे मौलिक अधिकार। अभी आपको समझ में आ गया कि मौलिक अधिकार क्या है। यानी जीवन जीने के लिए जो जरूरी हमारा आज़ादी है, जरूरी हमारा जो अधिकार है, वो जो हमें मिले हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मौलिक अधिकार। अब बात करते हैं कि मौलिक अधिकार का जिक्र संविधान में कहाँ है। तो देखिए, मौलिक अधिकार का जो जिक्र है वो संविधान के भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार का हमें जिक्र कहाँ पे मिलता है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मिलता है और अनुच्छेद 12 से 35 में इसका जिक्र किया गया है। यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को दिया गया है। आगे सवाल ये आता है कि मौलिक अधिकार देने का उद्देश्य क्या है, यानी संविधान ने हमें मौलिक अधिकार क्यों दिए हैं। तो देखिए, संविधान ने हमें मौलिक अधिकार इसलिए दिए हैं ताकि नागरिक व्यक्तिगत और स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जी सके। दूसरा ये कि ताकि समाज में समानता और न्याय स्थापित हो सके। यानी ये मौलिक अधिकार मिलने से ये हुआ कि ताकि हमारा जो समाज है वो समानता से और न्यायपूर्ण से और ये मतलब न्याय के साथ एक समाज का निर्माण हो सके। और आगे सरकार की शक्तियों पर संवैधानिक नियंत्रण कर सके। यानी सरकार जो आज शासन कर रही है, यानी जो शासन चला रहे हैं, उस पर संवैधानिक उनके जो शक्ति है उन पर संवैधानिक अधिकार लगा हुआ। यानी संविधान तरफ से उनके शक्तियों को एक हैंडल किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर संविधान उस पर उसके शक्तियों को अपना मतलब हाथ में नहीं रखता तो सरकार फिर अपने मन से जो चाहता वो फैसला कर सकता था, जो चाहता वो कर सकता था। इसलिए इसके जरिए से सरकार के शक्तियों पर संवैधानिक नियंत्रण रखा जाता है। उसके बाद देश को एक लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण बनाने के लिए भी हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यानी मौलिक अधिकार इसलिए भी जरूरी होता है ताकि जो देश है वो लोकतांत्रिक रहे और न्यायपूर्ण समाज बन सके। यानी यहाँ पर अन्याय जैसा शब्द ना रहे और लोकतांत्रिक हमेशा बने रहे, इसके लिए जरूरी होता है। यानी मौलिक अधिकार के जो उद्देश्य हैं वो इसलिए जरूरी हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने तरह से दिया गया है। तो देखिए, भारत में हमें जो अभी मौलिक अधिकार है वो 6 हैं, लेकिन इससे पहले टोटल 7 मौलिक अधिकार हमें दिए गए थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन जब हुआ 1978 में, तो उनमें से एक यानी 7 मौलिक अधिकार में से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, जो कि उसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। तो अभी फिलहाल हमारे मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार संविधान में दर्ज है। पहले 7 था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उस 1978 में तो 7 में से 6 हो गया, एक को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि अब जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है वो कौन कौन सा है। तो पहला जो हमारे मौलिक अधिकार है वो समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से 18 में हमें मिलता है।
दूसरा जो हमारे मौलिक अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। तीसरा जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसका जिक्र हमें अनुच्छेद 23 से 24 में मिलता है। चौथा जो है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला है, और इसका जिक्र हमें 25 से 28 में मिला है। और पांचवा जो है वो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हमें मिला है, जो अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया है। और छठा जो है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जो अनुच्छेद हमें 32 में मिला है। मन में अब एक बात आ गया कि आखिर सब तो सीरियल में आ रहा है, लेकिन अनुच्छेद 31 कहाँ गया? 30 के बाद डायरेक्ट 32 आ गया है। तो जो अनुच्छेद 31 था वही हमारा 44वां संविधान संशोधन जब हुआ 1978 में, तो 31वां को हटा दिया गया था। इसलिए 30 से डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं 32 के बारे में, जो कि 31 में पहले संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी में रखा गया था, लेकिन अब यह संवैधानिक अधिकार यानी लीगल राइट हो गया है, जो कि आर्टिकल 300A में ए के तहत हमें मिलता है। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि संविधान संशोधन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उससे पहले हमारा 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संशोधन हुआ 1978 में, तो संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से बाहर रख दिया गया। तो वो कहाँ पे किसके तहत आया है? तो आर्टिकल 300A के तहत वो हमें संपत्ति के अधिकार जो मौलिक अधिकार था वो अब आर्टिकल 300 के तहत संवैधानिक अधिकार यानी लीगल राइट के अंतर्गत अब संपत्ति का अधिकार आता है। उसके बाद जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है यानी अनुच्छेद 32 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अनुच्छेद हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो संवैधानिक उपचार का जो हमें अधिकार मिला है, इसके जरिए से हम अपने मौलिक अधिकार के एक टाइप से रक्षा करते हैं। क्योंकि अनुच्छेद 32 कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकार में से यानी किसी भी एक मौलिक अधिकार में कोई भी हमारे शासन करने वाले या कोई भी व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकार के साथ उल्लंघन करता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का अधिकार है। ये कहाँ पे बात कही गई है? तो आर्टिकल 32। यानी यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 32 हमें ये अधिकार देता है कि कोई सरकार या कोई व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकार को छीनना चाहता है, वो उसे उसका मिसयूज करना चाहता है या उसके उल्लंघन करना चाहता है, तो आर्टिकल 32 के जरिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और आगे हम लोग समझ लिए कि संपत्ति का अधिकार जो था वो पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब हुआ तो इसे मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार यानी कि लीगल राइट के अंतर्गत ले आया, जो कि अनुच्छेद 300A में दिया हुआ है। अभी हम लोग बात करेंगे कि ये जो 6 हमें अधिकार है इसे मतलब पूरे डिटेल्स में हम लोग इसे समझेंगे। तो यहाँ तक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मौलिक अधिकार क्या होता है और मौलिक अधिकार के कितने प्रकार हैं। तो जो मौलिक अधिकार के 6 प्रकार हम लोगों ने पढ़ा, अब उसे एक एक करके हमें पढ़ना है कि हर एक अनुच्छेद में उसका क्या मतलब है। तो आइए उसको समझते हैं सबसे पहले कि वो है क्या। तो समानता का अधिकार सबसे पहले हमें मिलता है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक बात आता है। तो अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत के सभी व्यक्ति कानून के नज़र में बराबर हैं, यानी भारत के हर एक नागरिक कानून के सामने बराबर है, कोई भी अलग नहीं है। उसी तरह अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी मान लीजिए कि किसी कॉलेज या स्कूल में हम लोग नाम लिखवाने जाते हैं और वहाँ पर अगर किसी सिर्फ अगर जाति के नाम पर वो बोलते हैं कि हम आपका नाम नहीं लिखेंगे, आपका एडमिशन नहीं लेंगे, तो समझिए कि वो आर्टिकल 15 का उल्लंघन किया है। आगे बात करें आर्टिकल 16 का, तो इसमें सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर दिया जाएगा। यानी जितने भी भारत के नागरिक हैं उसे सरकारी नौकरियों के लिए सभी को एक समान अवसर दिया जाएगा, एक समान मौका दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के कैटेगरी में आने वाले लोग होते हैं उसके लिए कानून में अलग से आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो उनके लिए वो चीज़ लागू हो सकता है। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 16 में। तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का समाप्त कर दिया गया, यानी जो छुआछूत जैसी प्रथाएं थी उसे समाप्त कर दिया गया है। ऐसी अब कोई बात नहीं रह गई है। अगर ऐसा कोई मामला आता है तो फिर समझिए कि वो आर्टिकल 17 का उल्लंघन किया है।
अभी आगे बात करते हैं आर्टिकल 18। तो सरकार किसी को अब राजा महाराजा जैसी उपाधि नहीं देगी, यानी सरकार अब किसी भी व्यक्ति को राजा महाराजा ये सब जैसा टैग नहीं देगी। अब आगे बात करें हम लोग दूसरा नंबर, तो ये हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में इसका बात आता है। अनुच्छेद 19 कहता है कि हर व्यक्ति को बोलने, संघ बनाने, सभा करने, देश में कहीं भी जाने, देश में कहीं भी जाकर बसने और अपने हिसाब से व्यवसाय करने, पैसा करने, बिजनेस करने का अधिकार देता है। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे बोलने का जो अधिकार है वो ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, यानी किसी को कुछ भी बोल दिए, ऐसा नहीं है। हर किसी को ऐसा ही बात कहना है जो हर एक समाज के लिए, हर देश के लिए, हर नागरिक के हित में बात हो। यानी किसी को हम बोलकर चोट नहीं पहुंचा सकते हैं, उसके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, कि कहीं पर हम ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हैं जिससे सांप्रदायिक मामला बढ़ जाए, या फिर कोई ऐसा बात नहीं कर सकते हैं जिसे किसी एक खास लोगों के लिए हो। यानी कोई भी ऐसा गलत बात नहीं बोलना है जो किसी के नुकसान का कारण बने। हमें ऐसे ही बात बोलना है जो देश हित में हो। आगे बात करते हैं कि हम सबों को संघ बनाने का, सभा करने का, देश में कहीं भी जाने का और वहां पर जाकर बसने का, और कोई भी अपने हिसाब से बिजनेस चुनने का अधिकार है। यहाँ भी ध्यान रहे कि जो अपने हिसाब से पैसा चुनने का जो बात आ रहा है, यानी अपने हिसाब से जो व्यवसाय हमें चुनना है, तो वैसे ही व्यवसाय चुनना है जो देश हित में हो, यानी कानून के खिलाफ वाला काम नहीं करना है, जो कानून के नज़र में अच्छा हो वही काम करना है। जैसे अगर हमें मान लीजिए ठेला लगाना है, कपड़ा बेचना है, या हमें दुकान खोलना है, होटल चलाना है, तो ये सारी चीज़ किया जा सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो कानून के खिलाफ हो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 में कहता है कि एक अपराध का 1 बार सजा दिया जाएगा। यानी कोई मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो उसे एक क्राइम के बदले एक ही बार सजा मिलेगा, ना कि 2-4 बार। और दूसरा बार यह ध्यान रखना है कि जब उस व्यक्ति ने जो क्राइम किया था, अगर उस समय 3 साल का सजा था और आने वाला 1 महीना बाद या 1 सप्ताह बाद या 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, या कभी भी क्राइम के बाद अगर वो क्राइम का जो सजा का जो प्रावधान 3 साल था वो अब 5 साल अगर हो गया तो उसको 3 साल का सजा मिलेगा, ना कि 5 साल का। इसको और अच्छा से समझिए। जैसे मान लीजिए कि कल होके किसी ने क्राइम किया, तो कल उस कानून का प्रावधान में था कि उसके बदले में उसे 3 साल का सजा मिलनी थी, वो अब हो गया 5 साल का सजा, तो उसको कल के हिसाब से सजा मिलेगा 3 साल का, ना कि आज के हिसाब से सजा मिलेगा 5 साल का। अभी आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करें अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है कि हर व्यक्ति को गरिमा और सम्मान के साथ जिंदगी जीने का अधिकार है। यानी भारत के हर एक नागरिक को यह अधिकार मिलता है कि आप इज्जत के साथ, गरिमा के साथ, सम्मान के साथ जी सके। आगे बात करें अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और ये जो है ये 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। यानी 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उसे सरकार की तरफ से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, और ये जो है वो संविधान के 86वां संशोधन में जोड़ा गया। अब आगे बात करें कि अनुच्छेद 22 में क्या है। तो अनुच्छेद 22 कहता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। यानी जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसे अगले आने वाले 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। अब आगे बात करते हैं नंबर 3 में। नंबर 3 बोलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमें अनुच्छेद 23 से 24 में मिलता है। अनुच्छेद 23 कहता है कि किसी से जबरन काम कराना और मानव तस्करी करना कानूनन अपराध है। यानी अगर हमें कोई कंपनी में अगर काम करना है तो जब तक मेरा मन है हम काम कर सकते हैं, अगर मेरा मन नहीं है तो हम काम को छोड़ भी सकते हैं। तो उस कंपनी के जो मालिक होगा तो वो हमसे ज़बरदस्ती का काम नहीं करा सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो वो आर्टिकल 23 का उल्लंघन किया है, और मानव तस्करी जैसे घटना भी नहीं करनी है, ये भी कानून के नज़र में अपराध है। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उससे किसी भी कारखाने में, खतरनाक काम में या किसी भी तरह के काम में हम उसे नहीं लगा सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो वो आर्टिकल 24 का उल्लंघन कर रहा है।
अब आगे बात करते हैं हम लोग नंबर 4 में, जो कि हमके धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जो अनुच्छेद 25 से 28 में इसका बात आता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि हर व्यक्ति को यानी भारत के हर एक नागरिक को धर्म मानने और प्रचार करने का अधिकार है। यानी भारत के हर एक नागरिक जो है उसे अपने हिसाब से धर्म चुनने का, मानने का और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अब आते हैं अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक संस्थाओं को प्रबंधन करने का अधिकार देता है। यानी जो धर्म को अपनाए हुए हैं वो अपने धर्म के हिसाब से अपने धार्मिक जो संस्था है उसको प्रबंध कर सकता है, मैनेज कर सकता है। 27 अनुच्छेद 27 में कहता है कि किसी धर्म के प्रचार के लिए यानी प्रचार प्रसार के लिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार उस पर टैक्स नहीं लगाएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। यानी सरकारी स्कूल कॉलेजों में धर्म से जुड़े शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे वहाँ पर कुरान नहीं पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर गीता नहीं पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर बाइबल नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह की शिक्षा वहाँ पर नहीं दी जाएगी। अब आते हैं नंबर 5 में। जो नंबर 5 हमें मौलिक अधिकार मिलता है ये है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में कहा गया है। अनुच्छेद 29 कहता है कि हर भारत के नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। यानी अनुच्छेद 29 हमें ये कहता है कि आप अपने भाषा का, अपने लिपि का, अपने संस्कृति का सुरक्षित कर सकते हैं, उसको बचाकर रख सकते हैं। ये हमें अधिकार मिलता है अनुच्छेद 29 से। आगे आते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। देखिए अल्पसंख्यक मतलब कि जैसे भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अल्पसंख्यक कैटेगरी में आने वाले समुदाय जो है, जैसे कि मुस्लिम हो गया, आपका ईसाई हो गया, सिख हो गया, तो ये सब अल्पसंख्यक कैटेगरी में श्रेणी में आते हैं। तो ये सबों को अपने धर्म से रिलेटेड शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। अब आते हैं नंबर 6 में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये। तो इसे कहते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में है। यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि ये अधिकार जो है यानी ये जो आर्टिकल है ये बाकी के सभी अधिकारों का रक्षा करता है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि आर्टिकल 32 जो है वो मौलिक अधिकार का सुरक्षा कवच है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो आर्टिकल 32 है वो संविधान का हृदय और आत्मा है। यानी किसी भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हम लोग का बॉडी में कैसे हार्ट है और सोल है, तो हार्ट और सोल जब तक नहीं रहेगा तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा। तो उसी तरह अनुच्छेद 32 को अगर नहीं रखा जाता तो फिर समझिए ये मुर्दा हो जाता है। ये जो हम लोग जितना भी हमको अधिकार मिला ये एक मुर्दा का समान हो जाता है। इसलिए अनुच्छेद 32 वहाँ पर आकर उसका एक हार्ट बीट का काम कर रहा है और एक आत्मा देने का काम कर रहा है। क्योंकि जब तक आत्मा नहीं होगा शरीर में, जब तक हार्ट नहीं चलेगा, तब तक हम लोग कोई काम का है नहीं, हम लोग तो मर चुके हैं। तो इसलिए ये जो इसके बचाव के लिए यानी हार्ट और सोल यानी हृदय और आत्मा का काम कर रहा है हमारा आर्टिकल 32। तो बहुत अच्छा आर्टिकल दिया गया है यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि अनुच्छेद 32 जो है इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रीट जारी कर सकता है। अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा वो 5 तरह का रीट जो ये सुप्रीम कोर्ट अपने कौन से हिसाब से मतलब जारी कर सकता है। ये पांचों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने लगा हुआ है, और आप इन फ्यूचर इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड सेव करके रख सकते हैं ताकि आप इसे इन फ्यूचर यूज कर सके, याद कर सके, नोट कर सके। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 तरह के रीट जो है वो कब किस हाल में जारी करता है, उसका क्या अर्थ होता है, उसके एक एक उदाहरण भी दिया हुआ है, आप उसे देखकर समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका से यहाँ पर बताया गया है। तो आशा करते हैं कि जो भी आपको मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो क्लास हुई उससे जो भी यानी कि आपको बेसिक जानकारी इससे मिल गई होगी। तो मिलते हैं किसी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।